दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले एक छोटे से पर्वत द्वारक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला नहीं है, परंतु आप इसके बारे में एक सामान्य जानकारी रख लीजिए। पर्वत द्वारक वंश का क्षेत्र देवभोग तहसील गरियाबंद जिले के अंतर्गत माना जाता है। इस वंश के बारे में सबसे पहले जानकारी तुष्टिकर नामक एक शासक के ताम्रपत्र से होती है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके पूर्व सोमन राज नामक एक शासक थे, जिन्होंने देवभोग क्षेत्र को दान में दिया था। इस वंश के संबंध में केवल 2 शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें पहले थे सोमन राज और दूसरे थे तुष्टिकर। इस वंश के बारे में एक अन्य जानकारी प्राप्त होती है कि इस वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। अब हम चलते हैं मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के राजवंशों में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कवर्धा क्षेत्र में राज करने वाले फड़ी नागवंशी शासकों को। इस वंश के बारे में पहली जानकारी कबीरधाम जिले के कवर्धा क्षेत्र में स्थित मड़वा महल नामक मंदिर से होती है, जिसे 1349 ईस्वी में रामचंद्र नामक शासक के द्वारा निर्मित कराया गया था। इस शिलालेख में इस वंश के पहले शासक के बारे में बताया गया है। इस वंश के पहले शासक थे अहिराज, और रामचंद्र जिनके मंदिर के शिलालेख में यह जानकारी प्राप्त हुई है, उनके मध्य और राजा अहिराज के मध्य 24 राजाओं के द्वारा शासन किया गया, और इनके नामों की जानकारी इस शिलालेख से मिलती है। अहिराज के बाद अगले जो शासक हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वह छपरी दुर्ग से प्राप्त एक प्रतिमा लेख से होती है, जिसमें गोपाल देव नामक शासक का नाम लिखा गया है। इन्होंने मड़वा महल से जो अभिलेख की प्राप्ति हुई है, उसमें 6वें राजा गोपाल देव का संबंध छपरी दुर्ग से प्राप्त इस प्रतिमा लेख से जोड़ा जाता है। इस प्रकार गोपाल देव जो थे, वे रतनपुर के कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम के समकालीन रहे होंगे। गोपाल देव के द्वारा कवर्धा क्षेत्र में जो चौरा ग्राम है, वहाँ 1089 ईस्वी को भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि एक आदिवासी देवता थे। इस मंदिर की वास्तुकला जो है वह खजुराहों के मंदिरों से प्रेरित है, और यह चंदेल शैली जो कि नागर शैली की एक विशेषता है, इसमें निर्मित है। गोपाल देव के बाद अगले शासक जिनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वे थे रामचंद्र देव। इन्हीं के मड़वा महल से इस वंश के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इन्होंने मड़वा महल और छेरकी महल का निर्माण चौरा ग्राम में 1349 ईस्वी में कराया था, और रामचंद्र का विवाह कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से हुआ था। यह जो मड़वा महल है, उसका निर्माण विवाह के लिए कराया गया था, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। इसीलिए मड़वा महल को दुल्हा महल के नाम से भी जाना जाता है। राजा रामचंद्र द्वारा शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था, एवं कुछ ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख भी मड़वा महल के शिलालेख में मिलता है। यह जो कवर्धा में एक महल का डिज़ाइन किया गया है, यह महाराजा धर्मराज सिंह के द्वारा कराया गया है। इसके संबंध में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा कि कवर्धा महल का जो डिज़ाइन है वह महाराजा धर्मराज जी के द्वारा कराया गया था। महल के जो प्रथम गेट है, उसे हाथी गेट या हाथी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद छपरी दुर्ग से एक प्रतिमा लेख की प्राप्ति हुई है, जिसमें राजा लक्ष्मण देव और उसके पुत्र राम के संबंध में उल्लेख किया गया है, जिसका संबंध फड़ी नागवंशी वंश से ही माना जाता है। इसके बाद अगले शासक जिनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वे थे मोनिंग देव। मोनिंग देव को फड़ी नागवंशी शासकों का अंतिम शासक माना जाता है। ये रायपुर के कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव द्वारा पराजित हुए थे, और वह जो युद्ध था वह 1402 से 1414 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस प्रकार इस वंश का शासन 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। कवर्धा क्षेत्र के फड़ी नागवंशी शासकों के बाद हम कांकेर के सोमवंशी शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
इस वंश के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है, परंतु इस वंश की जानकारी भानुदेव नामक शासक के एक लेख से होती है, जो कि संभवतः कांकेर के सोमवंशी शासक थे। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के राजिम शिलालेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि उनके जो सेनापति थे जगपाल, इन्होंने काकराय यानी कि वर्तमान के कांकेर क्षेत्र को जीता था। इसीलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि कांकेर में सोमवंशी शासकों का शासन क्षेत्र रहा होगा। कांकेर के जो सोमवंश थे उसके संस्थापक सिंहराज माने जाते हैं, और सिंहराज के बाद व्याघ्रराज, और व्याघ्रराज के बाद वोपदेव राजा बने। इसके बाद वोपदेव के बाद यह जो सोमवंशी शासन था वह 3 शाखाओं में विभाजित हो गया था। इसके बाद इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। सिंहराज जो कि पहले शासक थे, इनका शासन 1130 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और अंतिम शासक रहे भानुदेव, जिनका जो कालक्रम है वह 1320 ईस्वी तक माना जाता है। इस प्रकार सोमवंशी शासकों का शासनकाल 1130 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस वंश के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कांकेर के सोमवंशी वंश के बाद हम बस्तर क्षेत्र में राज करने वाले छिंदक नागवंशी शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस समय दक्षिण कोसल में कलचुरी वंश का शासन था, लगभग उसी समय बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंशी राजाओं का शासन क्षेत्र माना जाता है और शासन कालक्रम भी समान था, अतः वे एक दूसरे के समकालीन माने जाते हैं। यह जो छिंदक नागवंशी शासक थे, ये चक्रकोट के राजा के नाम से प्रसिद्ध थे, जो कि बाद में इनका नाम बदलकर चित्रकोट कर दिया गया, यानी कि चक्रकोट, भ्रमरकोट और वर्तमान में चित्रकोट जो है वे एक ही स्थान यानी कि एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस वंश के जो शासक थे वे स्वयं भोगवतीपुरेश्वर नामक उपाधि को धारण करते थे, यानी कि बस्तर क्षेत्र के छिंदक नागवंशियों का उपाधि भोगवतीपुरेश्वर था। छिंदक नागवंशियों के पहले शासक नृपति भूषण माने जाते हैं। इनका उल्लेख एर्राकोट क्षेत्र से 1023 ईस्वी के तेलुगु शिलालेख में मिलता है। नृपति भूषण के बाद दूसरे शासक जिनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है वे धारावर्ष जगदेव भूषण हैं, जिन्हें धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये नृपति भूषण के उत्तराधिकारी माने जाते हैं और इनका शिलालेख बारसूर जो कि दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसे 1060 ईस्वी के मध्य इसका कालक्रम माना जाता है। इस शिलालेख में उन्होंने उल्लेख किया था कि उनके सामंत चंद्रादित्य ने बारसूर में एक विशाल तालाब जिसका नाम चंद्रादित्य सरोवर है उसका उत्खनन करवाया था और साथ ही एक शिव मंदिर का निर्माण भी कराया था। इसके अतिरिक्त चंद्रादित्य ने चंद्रादित्य मंदिर या चंद्रादित्येश्वर मंदिर, बत्तीसा मंदिर, मामा भांजा मंदिर और विशाल गणेश की प्रतिमा का निर्माण भी कराया था। धारावर्ष के बाद अगले शासक जिनका नाम आता है वे थे मधुरांतक देव। धारावर्ष की मृत्यु के बाद मधुरांतक देव एवं धारावर्ष के पुत्र सोमेश्वर देव के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था, परंतु मधुरांतक देव शासक बने थे। इसके संबंध में इनका एक ताम्रपत्र राजपुर यानी कि वर्तमान के जगदलपुर से प्राप्त हुआ है, जिसमें भ्रमरकोट मंडल में स्थित राजपुर ग्राम के दान का उल्लेख है, यानी कि भ्रमरकोट जो क्षेत्र था उसमें राजपुर गांव के दान के बारे में लिखा हुआ है, यानी जगदलपुर के दान के बारे में लिखा हुआ है। धारावर्ष के पुत्र सोमेश्वर देव द्वारा मधुरांतक से जल्द ही अपना पैतृक राज्य वापस प्राप्त कर लिया गया। सोमेश्वर देव एक प्रतापी राजा थे जिन्होंने बस्तर क्षेत्र के अतिरिक्त वेंगी, भद्रपट्टन और वज्र क्षेत्र को भी जीता था। कलचुरी शासक थे जाजल्य देव प्रथम, इनके मध्य युद्ध हुआ जिसमें सोमेश्वर देव पराजित हुए एवं जाजल्य देव प्रथम ने सोमेश्वर देव को उनकी पत्नी और मंत्रियों सहित बंदी बनाकर रतनपुर क्षेत्र ले गए, परंतु सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के अनुरोध करने पर सोमेश्वर देव को छोड़ दिया गया। सोमेश्वर देव की माता का एक अन्य शिलालेख भी प्राप्त होता है जो कि नारायणपाल क्षेत्र से प्राप्त होता है, जिसमें सोमेश्वर देव एवं उसके पुत्र कन्हर देव के बारे में उल्लेख
किया गया है। इसके बाद अगले शासक जिनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है वे थे राजभूषण अथवा सोमेश्वर द्वितीय। इनकी रानी गंगा महादेवी का शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि बारसूर क्षेत्र से हुआ है और इसका कालक्रम 1208 ईस्वी लिखित है। इसके बाद अगले शासक हुए जगदेव भूषण नरसिंह देव। इनका शिलालेख जतनपाल क्षेत्र से 1224 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। यह एक स्तंभ लेख है एवं भैरमगढ़ शिलालेख के अनुसार ये माणिक देवी के भक्त थे। यह जो माणिक देवी थी इनकी पहचान दंतेवाड़ा के प्रसिद्ध दंतेश्वरी माता से की गई है और वह मंदिर दंतेश्वरी मंदिर था। जगदेव भूषण नरसिंह देव के बाद छिंदक नागवंशी शासकों के बारे में क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इस समय के सुनारपाल नामक क्षेत्र से एक तिथि विहीन शिलालेख की प्राप्ति हुई है जिसमें जयदीप सिंह देव नामक राजा का उल्लेख मिलता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह भी छिंदक नागवंशी शासक ही रहे होंगे। इसके बाद छिंदक नागवंश के आखिरी शासक रहे हरिश्चंद्र देव। टेमरा नामक स्थान से प्राप्त सती स्मारक लेख में हरिश्चंद्र नामक चक्रकोट के राजा का उल्लेख मिलता है। संभवतः ये नागवंशी राजा ही थे और यह लेख 1324 ईस्वी का है। तो इनका जो कालक्रम है यानी कि छिंदक नागवंशियों का कालक्रम 1324 ईस्वी तक माना जाता है। छिंदक नागवंशियों के अंत के विषय में बस्तर क्षेत्र में किंवदंती हैं यानी मान्यताएं हैं कि नागवंश के राजा हरिश्चंद्र को वारंगल के चालुक्यों यानी कि काकतीयों ने पराजित कर दिया और दक्षिण बस्तर पर विजय प्राप्त करने के बाद इंद्रावती नदी के उत्तर के क्षेत्र पर अपना अधिकार करके और मंदहोता को अपनी राजधानी बना लिया। इस प्रकार छिंदक नागवंशियों का शासन काकतीयों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगले वीडियो में हम काकतीय वंश के बारे में पढ़ेंगे एवं उनके इतिहास के कालक्रम को समझेंगे। विभिन्न राजवंशों के बारे में जो जानकारी मैंने दी है वह विभिन्न पुस्तकों से मिलाकर मैंने दी है। विभिन्न पुस्तकों में इनके जो डाटा हैं और उनके बारे में जो तथ्य बताए गए हैं उनमें काफ़ी भिन्नता है, परंतु उनमें जो कॉमन फैक्ट्स हैं, जो कॉमन तथ्य हैं, उनके मिलाकर मैंने यह जानकारी दी है। ये सभी जो जानकारियां हैं वह आपको विभिन्न पुस्तकों से प्राप्त हो सकती हैं, परंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उन पुस्तकों को पढ़ने के बजाय इस वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि यहाँ भी आपको वही तथ्य मिलेंगे जो आपको पुस्तक में मिल सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।